देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एग्जाम का पैटर्न आपका कितना 90 मिनट का जो आपका पेपर है आपका कितने नंबर का है 90। आपका टाइमिंग कितनी है 90 मिनट की आपकी टाइमिंग है। इसके बाद है आपका सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू आपका टेस्ट होना है। इसमें आप देख सकते हैं पहले साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट कितने हैं 100 क्वेश्चन आने हैं और ये हमारे कितने 100 नंबर के हैं। इसमें जर्नल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपकी जो 15 नंबर की आनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं जर्नल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स हमारे कितने 15 नंबर के आने हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आपकी 15 नंबर की आनी है। साथ ही आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आपकी कितने 15 नंबर की आनी है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ब्रांच, जो भी ब्रांच है आपकी जैसे कि बीएससी लेवल केमिस्ट्री क्वेश्चंस, ये आपके कितने 40 मार्क के आने हैं। मतलब कि जिस ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड के कितने 40 नंबर के यहाँ क्वेश्चंस आने हैं। आप ये पूरा सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद जैसे नेक्स्ट देखा जाए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट, आप देख सकते हैं इंजीनियर असिस्टेंट पोस्ट जो है 100 क्वेश्चन है और ये भी हमारे कितने 100 नंबर की हैं। कितने हैं 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर के हैं। इसमें देख सकते हैं जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग जो है रीजनिंग कितनी 15 नंबर की रीजनिंग आनी है। यहाँ जर्नल अवेयरनेस की यानी कि करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर 15 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स आनी है। प्लस आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका है कितना 15 नंबर का आना है। इंग्लिश लैंग्वेज सभी में आनी है इंग्लिश लैंग्वेज कितनी 15 नंबर की। इसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ब्रांच स्ट्रीम डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन जो भी आपकी यहाँ पर ट्रेड है डिप्लोमा बेस्ड तो कितना उसका 40 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आने हैं। आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी क्या आने हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने हैं जो कि 100 नंबर के आने हैं। यहाँ पर जर्नल इंटेलिजेंस यानी कि जो रीजनिंग है रीजनिंग हमारी कितनी 15 नंबर की आनी है। जर्नल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स जो है आपकी 15 नंबर की यहाँ आनी है। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आपका यहाँ पर 15 नंबर का आना है। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी है इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ कितनी 15 नंबर की आनी है। साथ ही जो आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड, आपकी आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से कितना 40 नंबर का यहाँ पर आना है। आप देख सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 2 में भी कितना 100 क्वेश्चंस आने हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है कितने 25 नंबर के हैं। और जर्नल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं 25 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 25 नंबर का है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज इसमें क्या है 25 नंबर की है। आप देख सकते हैं इसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का है। एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क, इट इज 0.25 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब कि यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। चलिए क्लियर है। अब हम चलते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हम सॉल्यूशन यहां देखेंगे। चलिए यहां हमने देखा, स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये ऐप है, जब आप सभी प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस तो आप सभी को यहाँ पर ये लोगो देखने को मिलेगा। आप सभी इस लोगो को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको सारी क्लासेस और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन पेपर इसमें मिलेंगे। प्रैक्टिस पेपर भी आपको इस ऐप पर प्रोवाइड होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है? क्या है? किस प्रकार के अग्निशामक, यानी कि अग्निशामक तो जानते ही होंगे। अग्निशामक का मतलब क्या होता है कि अग्नि का नाश करना है ना। जैसे कि आग लग जाती है तो आग बुझाने का, आग बुझाने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं? अग्निशामक। में कांटे के आकार का नोजल होता है। नोजल क्या होता है? कांटा तो आप समझते हो, कांटे के
आकार का। नोजल मतलब क्या होता है, जिससे क्या स्प्रे निकलता है, यहाँ पर नोजल होता है। पानी से आग बुझाने वाला, यहाँ भरा नहीं है, पानी से आग बुझाने वाला, पानी से आग बुझाने वाला, फोम बुझाने वाला, शुष्क पाउडर अग्निशामक या हेलोन अग्निशामक। बताइएगा, जैसे कि फर्स्ट लिखा है पानी से आग बुझाने वाला, तो इसमें लिखा है पानी से आग बुझाने वाला, तो इसमें क्या करते हैं हम कि पानी से हम क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। जब क्या करते हैं, यहां पर पानी से क्या करते हैं, आग का संपर्क हम हटाते हैं। इसके बाद है इसमें फोम बुझाने वाला, तो फोम बुझाने वाला में क्या करते हैं, पानी से है तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी का यूज। अब जब फोम की बात आती है तो फोम में हम क्या करते हैं, खनिज तेल, किसका, खनिज तेल, खनिज तेल प्लस हम यहाँ क्या करते हैं, खनिज तेल, और हम यहाँ क्या जोड़ते हैं, खनिज तेल के साथ यहाँ पर खनिज तेल व साबुन, खनिज तेल व साबुन को हम क्या करते हैं, फोम बुझाने में यूज करते हैं। अब जो ये यहाँ पर है खनिज तेल और साबुन है, पानी के साथ ही मिला होता है, और ये क्या करता है, आग से ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शुष्क पाउडर है, शुष्क पाउडर अग्निशामक जो है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में क्या होता है, यहाँ पर शुष्क पाउडर का यूज होता है। इसके बाद हमारा क्या है, हेलोन अग्निशामक, यानी कि हमने देखा कि जो अग्निशामक है, अग्निशामक का यूज हम किस में करते हैं, आग बुझाने के लिए करते हैं। तो अब बात आती है कि कौन से अग्निशामक का यहाँ पर जो नोजल है, यानी कि यहाँ पर जो नोजल है, तो वो हमारा क्या रहता है, कांटे के आकार का रहता है। तो कौन सा, शुष्क पाउडर अग्निशामक ऐसा अग्निशामक होता है जिसका जो नोजल है, नोजल क्या कांटे के आकार का होता है। बहुत अच्छे बीके जी, कोशिश बहुत अच्छी की है आपने, बट इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हमारा होगा शुष्क पाउडर अग्निशामक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहां समझते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल केवल आधे गोल आकार में उपलब्ध है। तो बताइएगा, निम्न में से कौन सी फाइल केवल आधे गोल आकार में उपलब्ध है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड्डू जी, जल्दी जल्दी से सभी ऑनलाइन आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये पेपर में आपके आए हैं, तो जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल केवल आधे गोल आकार में उपलब्ध है। बताइए जल्दी से। सी, गुड्डू जी का सी ऑप्शन, सी, बताइए जल्दी से। थोड़ा सा और सोचिए। फर्स्ट ऑप्शन है रास्प कट, डबल कट, सिंगल कट, घुमावदार कट। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइल, फाइल मतलब क्या होती है, रेती। तो रेती का मतलब क्या होता है कि रेती मतलब घिसना, क्या करती है, ये घिसाई करती है ना। रेती क्या करती है, घिसाई करती है। अब यहां हमने देखा इन्होंने क्या पूछा है कि आधा गोलाकार, मतलब कि जो रेती का आकार होगा वो क्या होगा, डी फॉर्म में, मतलब कि आधे गोले में होगा। तो आधे गोले के आकार में उपलब्ध हमारा कौन सी होती है, रास्प कट को क्या बोलते हैं हम, आधे गोल को रास्प कट। क्लियर है सभी को। गुड्डू जी, ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल आपको पता चलेगा कि क्या इसमें है क्या नहीं। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट हम यहां देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप सभी। चलिए नेक्स्ट यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने का सूत्र क्या है। चलिए देखते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने का सूत्र क्या है। तो जल्दी से हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा स्रोत हो गया, है ना। मतलब कि या हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर हमने बैटरी बना दी, जैसे कि ये आपके हमने बैटरी बना दी। क्लियर है। यहां हमने क्या कर दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया, यानी कि एक वोल्टेज ड्रॉप होगा,
और आपसे कहा जाए यहां पर हमको भी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर है। हम जानते हैं जो धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह हमारा कहां से कहां होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। क्लियर है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अगर यहां बात की जाए तो यहां बैटरी का जो ईएमएफ यानी कि यहां पर वोल्टेज है तो कितना है यहां पर ई, और यहां पर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल का मतलब होता है कि सिराओं पर, जैसे कि आपसे पूछा ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारे क्या है, दोनों टर्मिनल है। अब आपसे पूछा इस टर्मिनल पर वोल्टेज कितना होगा, और यहां पर पता है करंट हमारी आई और ये क्या है, आर। अब हमको इसके बीच वोल्टेज ड्रॉप बताना है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना होगा, V बराबर आई आर। क्लियर है, क्या होगा, V बराबर आई आर। अब हमने किरचॉफ का नियम लगाया, तो किरचॉफ के नियम से क्या होता है कि E बराबर मतलब कि जिससे धारा प्रवाहित होती है उसके बराबर हम क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर, यानी कि आई आर हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, और भी हमारा यहाँ क्या है, प्लस। अब देखिए धारा हमारी यहां से जाकर टर्मिनल वोल्ट से जाकर पूरा पाथ कंप्लीट कर रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप प्लस हम यहाँ क्या लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है। अब जब हमने यहाँ क्या लिखा, E बराबर मतलब कि विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज बराबर वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने का सूत्र, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम यहां लिख भी सकते हैं, ये हमारा क्या है, टर्मिनल, टर्मिनल वोल्टेज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाएगा ई। ई तो हमारा ये लिखा है। अब ई के पास हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, वोल्ट तापपात। क्लियर है, समझ आ गया। अब आप बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा। यहां पर क्या है, टर्मिनल वोल्टेज बराबर ई माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ वोल्टेज ड्रॉप, और टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ डिवाइड बाई वोल्टेज ड्रॉप। तो सही आंसर हमारा क्या है, यहां पर टर्मिनल वोल्टेज बराबर ई माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। विक्की जी बहुत अच्छा आंसर दिया है। गुड्डू जी आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे विक्की जी, समझ आ गया सभी को। यहां हमने देखा कि टर्मिनल वोल्टेज बराबर ई माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब मेगर उपयोग में नहीं होता है तो पॉइंटर की स्थिति क्या होती है, शून्य, अनंत, मध्य या पैमाने पर कहीं भी। अब बताइए जब क्या करते हैं, मेगर यहां पर हमने यूज में नहीं लिया तो पॉइंटर की स्थिति क्या होगी। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, आप सभी बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि जब मेगर उपयोग में नहीं होगा तो पॉइंटर की स्थिति क्या होगी। बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा, जब मेगर उपयोग में नहीं होता है तो पॉइंटर की स्थिति क्या होगी। अब जैसे कोई भी चीज रखी है, कोई सप्लाई उसमें नहीं दी जा रही है, तो वो हमारा क्या रहेगा, पॉइंटर। जैसे ये है, मेगर है, मेगर का पॉइंटर, पॉइंटर मतलब जानते हैं एक सुई जो हमारी रहती है। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, एक सुई जो रहती है और ये क्या करती है, मूव करती रहती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, मान यहाँ पर यानी कि मेगर को हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो पॉइंटर क्या होता है, मूव करने लगता है। और इसमें आ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जब मेगर उपयोग में नहीं है तो पॉइंटर की स्थिति क्या होगी, ना तो शून्य होगी, है ना, ये भी गलत है, ना ही अनंत होगी, ना ही मध्य होगी, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने मेगर को उठाया, है ना, उसे हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो उसका पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर मूव कर जाएगा, मतलब जीरो से इंफिनिटी, इंफिनिटी से जीरो, ऐसे चलता रहेगा, कोई हमारी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्या बोलते हैं, क्या होगा, पैमाने पर कहीं भी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि जब मेगर उपयोग में नहीं लाते हैं तो पॉइंटर की स्थिति हमारी क्या होती है, पैमाने पर कहीं भी हो सकती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स कौन सा है। तो बताइएगा जल्दी से, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सभी। विक्की जी 4 का बी, 4 का ए, बहुत अच्छी कोशिश है आप सभी की, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सभी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लस्क कौन सा है। रोजिन है, चर्बी है, जिंक क्लोराइड है, या पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बताइएगा जल्दी से कि कौन से हम फ्लस्क का उपयोग करते हैं लोहे और स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए, बताइएगा। चलिए हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर कम तापमान पर, किस पर, कम तापमान पर, और पूछा गया है लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लस्क हमारा कौन सा होता है, जिंक क्लोराइड। कौन सा होता है, यहाँ पर सबसे अच्छा फ्लस्क माना जाता है कम तापमान पर लोहे और स्टील का, कौन सा, जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पर सोल्डर क्या होता है, बात करते हैं सोल्डर की। तो सोल्डर क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी यहाँ पर एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपका रजिस्टर है, रजिस्टर के दोनों टर्मिनल यहाँ आपके टूट गए, तो सोल्डर का मतलब क्या होता है, टांका लगाना। क्या होता है, टांका लगाना। टांका लगाने से क्या होता है, हम टांका लगाकर यहाँ पर टूटा हुआ एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो सोल्डर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अवयव को, यानी कि जो हमारे अवयव होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। दूसरा यूज क्या होता है कि पीसीबी जो हमारा होता है उसमें हम एलिमेंट्स को लगाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती संधारित्र का उदाहरण है। बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, गोलू जी, गुड्डू जी, दोनों के ही बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती संधारित्र का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कि चार यहाँ पर संधारित्र रखे गए हैं, वायु संधारित्र, अभ्रक संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो अब बताइए इसमें से कौन सा परिवर्ती संधारित्र यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर है, बताइएगा जल्दी से। चलिए थोड़ा हम यहाँ पर कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर में क्या होती हैं, दो यहाँ पर प्लेट्स यानी कि धातु की प्लेट्स होती हैं। अगर यहाँ धनात्मक होता है तो दूसरी साइड हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और बीच वाला भाग हमारा क्या, परावैद्युत माध्यम, यानी कि इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। क्लियर है इतना सभी को। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, धारिता की बात करें, तो धारिता का मात्रक हमारा क्या होता है, बताइएगा जल्दी से। धारिता का मात्रक हमारा क्या होता है, यहाँ पर फैरड।
धारिता का मात्रक हमारा क्या होता है, फैरड। और यहाँ पर संधारित्र को कभी कभी आपके पेपर में संधारित्र का नाम आ जाता है कैपेसिटर, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कैपेसिटर। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं कैपेसिटर। क्लियर है। चलिए, अब बात यहां हो रही थी निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती संधारित्र का उदाहरण है। तो परिवर्ती का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल, यानी कि बदलता रहता है, जो मान अपना बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती संधारित्र। तो कौन सा होता है, वायु संधारित्र। क्लियर है। परिवर्ती संधारित्र की बात आती है तो यहाँ पर वायु संधारित्र है, अभ्रक संधारित्र है, सिरेमिक संधारित्र है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो यहाँ पर परिवर्ती संधारित्र हमारा क्या होता है, वायु संधारित्र। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ चलेंगे, दिए गए चित्र का नाम बताइए। देखिए कितना सिंपल है, चीटिंग आपके सामने है, बस हमको टिक लगाना है कि ये है क्या। जैसे कि दिए गए चित्र का नाम बताइए, तो क्या ये हेलमेट है। हेलमेट आप जानते हैं हेलमेट कैसा होता है, चश्मा, चश्मा भी नहीं है। इसके बाद नाक मुखौटा है या ईयर मफ के साथ हेल्ड सीट है। जल्दी से बताइए आप सभी क्या आंसर होगा। बहुत अच्छे गुड्डू जी, बहुत अच्छे गोलू जी। चलिए आप सभी बताइएगा जल्दी से, दिए गए चित्र का हमको नाम बताना है, हेलमेट, चश्मा, नाक मुखौटा या ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। बताइए। डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर चश्मे की बात करें तो चश्मा हमारा ऐसा होता है ना, तो ये तो हमारा क्या है, चश्मा नहीं है ना। नाक मुखौटा भी नहीं है, नाक मुखौटा का मतलब क्या होता है, ऐसा, नाक मुखौटा हमारा ऐसा होता है, तो नाक मुखौटा भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। हेलमेट हमारा क्या होता है, ऐसा आप देख सकते हैं, हेलमेट हमारा ऐसा हेलमेट रहता है। तो देखिए हेलमेट है क्या, तो ये क्या है, हेलमेट भी नहीं है। तो हमने देखा, अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा है। चलिए यहां हम बात कर रहे थे, रौनक जी, एएलपी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन जो अभी ये पेपर सॉल्व हो रहा है सीपीआरआई के लिए, आपका ये पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर है जो सॉल्व हो रहा है। ठीक है रौनक जी। चलिए यहां आपसे पूछा गया है डायग्राम, ये डायग्राम कौन सा है। तो डायग्राम ये कौन सा होगा, ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। क्लियर है। ईयर मफ के साथ क्या है, हेड शील्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे जीरो लैगिंग लोड पावर फैक्टर के मामले में आर्मेचर रिएक्शन का क्या होता है। देखिएगा बहुत अच्छे से, जीरो लैगिंग लोड पावर फैक्टर के मामले में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। अब अगर आर्मेचर रिएक्शन की बात करें तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, पहली बात तो आर्मेचर रिएक्शन मतलब कि जो आर्मेचर है रिएक्ट करे, क्या करे, रिएक्ट करे, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन की जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, आर्मेचर फ्लक्स जब मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है आप सभी को। यहां पर क्या है, आपको नाम से याद करना है, आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि आर्मेचर का रिएक्ट करना। तो क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स जब क्या करता है, मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालता है, हम उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब देखेंगे जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, जब आर्मेचर रिएक्शन की कंडीशन आती है तो दो कंडीशन होती हैं, एक तो हमारी डीमैग्नेटाइजेशन और दूसरी हमारी क्या होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। देखिए इसको याद करने की बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है। लोको पायलट जी डी, चलिए देखते हैं डी सही है या नहीं है। चलिए तो हम बात कर रहे थे यहां पर आर्मेचर रिएक्शन की, तो दो हमारे कारण होते हैं, डीमैग्नेटाइज करना और सेकंड हमारा क्रॉस मैग्नेटाइज करना। देखिए डी से आप समझते हैं, डी हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं, है ना। डी मतलब यहां हम क्या लिखेंगे, डीमैग्नेटाइज करना, यानी कि क्या करता है, आर्मेचर फ्लक्स, मुख्य फ्लक्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो हम क्या लिखेंगे, मुख्य फ्लक्स को कम, मुख्य फ्लक्स को कम।
को कम कर देता है। क्लियर है? इसके बाद अगर क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या होता है, आप समझते हो कि क्रॉस करना मतलब उसके बीच में से निकलना, है ना। तो ये क्या करता है, मुख्य फ्लस्क को वितरित, क्या करता है, मुख्य फ्लस्क को, मुख्य फ्लस्क को वितरित यानी कि बांट देता है। क्लियर है? चलिए, चुंबकित करना आप सभी जानते ही हैं। चुंबकित करना क्या होता है, चुंबक का गुण ही होता है कि लोहे की चीजों को आकर्षित करना, है ना। आसक्त प्रभाव मतलब कि कोई भी इसमें शक्ति नहीं होती है, आसक्त प्रभाव। अब बात आती है जीरो लैगिंग लोड पावर फैक्टर के मामले में आर्मेचर रिएक्शन का क्या होता है। तो जब बात जीरो लैगिंग लोड पावर फैक्टर की आती है तो आर्मेचर रिएक्शन हमेशा हमारा क्या होता है, डीमैग्नेटाइज करना। क्या होता है, डीमैग्नेटाइज करना। बहुत अच्छे विशु जी, बहुत अच्छे, लोको पायलट जी बहुत अच्छे। तो यहां हमने देखा क्या है, डीमैग्नेटाइज करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप के उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। अच्छे से देखिएगा आप सभी, क्या है इसमें, गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप के उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। पहला है ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट, सेकंड है फॉस्टस रिसाव, थर्ड है ओपन सर्किट, फोर्थ है हीटिंग इकाइयों पर स्केल जमा। बताइए जल्दी से, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सभी, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिएगा, किसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन आपका है, गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप के उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। फर्स्ट है ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट, फॉस्टस रिसाव, ओपन सर्किट या हीटिंग इकाइयों पर स्केल जमा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ग्राउंडिंग हीटिंग एलिमेंट। क्योंकि यहां जब भाप की बात आती है तो भाप यहाँ पर कब बनेगी, जब क्या होगा, धारा का मान ज्यादा होगा, है ना। जब धारा का मान ज्यादा होगा तो वो क्या करेगी, हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करेगी। तो क्या है, ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट। क्या है, ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट। नेक्स्ट है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ आरेख में किस प्रकार का वॉट मीटर दर्शाया गया है। ये आपके सामने यहाँ पर इमेज है, आपको इसमें से बताना है कि किस प्रकार का इसमें वॉट मीटर को दर्शाया गया है। बताइएगा जल्दी से, इमेज आपके सामने है, आपको पता लगाना है कि ये जो वॉट मीटर है, ये वॉट मीटर यहाँ 2 एलिमेंट 3 तार प्रकार का है, या 3 एलिमेंट 2 तार प्रकार का, या 3 एलिमेंट 3 तार प्रकार का, या 3 एलिमेंट 4 तार प्रकार का। जल्दी जल्दी से बताइएगा, आपके सामने देखिए चीटिंग भी रखी हुई है, बस हमको इसको अच्छे से देखना है। विशु जी सी, और जिसने भी 2 आंसर दिया है, सर आपका कोई शुभ नाम, आपका कोई शुभ नाम है, आप लिख सकते हैं। चलिए यहां हमने देखा, क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन हमने देखा यहां पर क्या पूछा गया है, दो नीचे दिए गए परिपथ आरेख में किस प्रकार का वॉट मीटर दर्शाया गया है। ठीक है, यहां पे हमको एलिमेंट काउंट करने हैं, साथ ही हमको तार भी काउंट करने हैं। तो चलिए यहां जैसे हमने तार देखेंगे तो हमको पता चला सी। चलिए देखते हैं, अब सी हो गया सभी का। चलिए यहां हम देखते हैं तार कितने हैं। तो तार पहला क्या है, एक तार, दूसरा तार, तीसरा तार, और ये भी हमारा क्या है, चौथा तार। मतलब कि तार हमारे पास हमने देखे तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितने हैं, 4 तार। तो तार तो हमारे पास क्या हो गए, 4 हो गए, है ना। अब एलिमेंट हमको काउंट करना है, तो एलिमेंट हमने देखा, एक एलिमेंट हमारा ये, दूसरा ये है, और तीसरा हमारा ये है। तो हमारा क्या होगा, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, और इसमें क्या होगा, 3 एलिमेंट और 4 तार वाला ये क्या है, वॉट मीटर दर्शाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 3 एलिमेंट और 4 तार प्रकार का। क्लियर है, 3 एलिमेंट और 4 तार प्रकार का। अभिषेक, चलिए ओके अभिषेक जी, चलिए तो समझ आ गया कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा क्या होगा,
3 एलिमेंट और 4 तार प्रकार का। यानी कि ये जो हमारा परिपथ है, नीचे दिए गए परिपथ आरेख में किस प्रकार का वॉट मीटर दर्शाया गया है, तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 इसमें तार हैं, और एलिमेंट की बात आती है तो 1 2 3 इसमें क्या है, एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नीचे दिए गए आरेख में दिखाए गए तारों के प्रकार को किस स्थान पर लागू किया जाता है। ये आपको यहाँ पर तार दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल, ये हमारा क्या है, लाइन। लाइन को हम क्या कह सकते हैं, फेज वायर भी कहते हैं। ये आपके स्विच लगे हैं, यहाँ पर ये है MS यानी कि मेन स्विच, S1 यानी कि S स्विच, S1 यानी कि स्विच 1, S2 स्विच 2, S3 स्विच 3। इसके बाद है L1 मतलब कि लाइट 1, L2 लाइट 2 और L3 लाइट 3। नेम से ही ज्यादा यहाँ पर हम देख सकते हैं सबके सिंबल्स बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रल जो है लाइट से सीधा कनेक्ट है, यहाँ फर्स्ट लाइट से कनेक्ट, फिर हमारा स्विच से कनेक्ट है, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए ऐसे ही फेज हमारा जो है, फेज सारे स्विच से हमारा कनेक्ट है। तो ये जो यहाँ पर वायरिंग दर्शाई गई है, तो ये वायरिंग हमारी किसके लिए होती है, हॉस्टल के लिए। किसके होती है, हॉस्टल के लिए। अब जैसे सीढ़ी की बात करें, सुरंग की बात करें, गलियारा की, तो सीढ़ी में जैसे आपको बताया गया, सीढ़ी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 वे स्विच का हम यूज करते हैं। 11वें क्वेश्चन में ए है। चलिए बहुत अच्छे विशु जी। तो यहां हमने देखा कि नीचे दिए गए आरेख में तारों के प्रकार को किस स्थान पर लागू किया जाता है, तो किसमें, हॉस्टल में लागू किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, कि उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है एक सामान्य परीक्षक, सेकंड है मेगर, थर्ड है मल्टीमीटर और डी हमारा है साधारण मीटर। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक सामान्य परीक्षक की बात करें, तो ये सामान्य परीक्षक यानी कि टेस्टर, तो टेस्टर का यूज हम क्या करते हैं कि इसमें धारा आ रही है या नहीं, फिर चेक करने के लिए। अब अगर हम बात करें मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर क्या करता है, यहाँ पर आपका वोल्टेज भी मेजर करेगा, धारा भी मेजर करेगा, प्रतिरोध भी आपका मेजर करेगा। ये हमारा होता है मल्टीमीटर। और दूसरा हमारा क्या है, साधारण मीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को केवल और केवल इंसुलेशन प्रतिरोध को नापने में किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, मेगर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी। क्लियर है। ओके अभिषेक जी, आपकी ये जो आपने बात कही है, कल आप जो पेपर सॉल्व करेंगे, कल पेपर इंग्लिश में आ जाएगा। बहुत अच्छे प्रतीक जी, बहुत अच्छे विशु जी, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, मेगर, बी। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी से देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़े हुए हैं या नहीं। तो बताइएगा जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़े हुए हैं या नहीं। फर्स्ट है ओपन सर्किट परीक्षण, ध्रुवीयता परीक्षण, पृथ्वी और जमीन परीक्षण, इंसुलेशन और रिसाव परीक्षण। बताइएगा जल्दी से। बहुत अच्छी बात है प्रतीक जी, उसी के ही ये पेपर चल रहे हैं प्रीवियस ईयर। हाँ जी, एडमिट कार्ड 31 को है एग्जाम आपका। जल्दी से आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। बताइएगा। फर्स्ट है ओपन सर्किट। अब जैसे हम ओपन सर्किट की बात करें, बिल्कुल
नहीं प्रतीक जी, गलत है। अभिषेक जी आपका भी गलत है। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे कहा जाए ओपन सर्किट परीक्षण, तो इसका हम ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। इसके बाद पृथ्वी और जमीन परीक्षण, तो पृथ्वी और जमीन परीक्षण की जब बात आती है तो ये तो हम ध्रुव चेक करेंगे नहीं, है ना। इसके बाद इंसुलेशन और रिसाव परीक्षण जो होता है तो हम लीकेज करंट को देखने के लिए करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर स्विच फेज केबल में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, हमको ये पता करना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ध्रुवीयता परीक्षण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग फ्लप है तो सेल की स्थिति 50% चार्ज है। अब बताइए सेल अगर हमारा 50% चार्ज है तो बताइएगा कि हाइग्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी। ऑल दी बेस्ट, जिसका भी पेपर आप में से सभी को ऑल दी बेस्ट। आप लोगों का पेपर 31 को है, बहुत अच्छे से आप सभी पेपर करिएगा। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि एक क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आए। चलिए तो जल्दी से बताइएगा, यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग फिलअप है तो सेल की स्थिति 50% चार्ज है। तो बताइए 50% चार्ज पर यहाँ पर जो है सेल की स्थिति, यानी कि सेल की स्थिति 50% है, तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी। चलिए हमसे पूछा गया हाइड्रोमीटर, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ये हाइड्रोमीटर क्या होता है। तो बताइए हाइड्रोमीटर हम क्या करते हैं, तरल पदार्थ की सांद्रता मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर का। क्लियर है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया, यदि सेल की स्थिति, अगर सेल आधा चार्ज है ना, 50% चार्ज का मतलब क्या है, अगर सेल आधा परसेंट चार्ज है तो इसकी जो रीडिंग है हाइग्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी, 1.2। कितनी होगी, अगर 50% चार्ज है तो हाइग्रोमीटर की रीडिंग होगी 1.2। और अगर आपसे पूछा जाए फुली चार्ज है तो फुली चार्ज पर कितनी होगी, 1.68 फुली चार्ज। क्लियर है। यहां पर 50% चार्ज है तो 1.2, और अगर फुली चार्ज है तो कितना, 1.268। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में नियोजित किया जाता है तो इसे का क्या कहा जाता है। बताइए जब एक सिंक्रोनस मोटर को, यहां पर आप देख सकते हैं सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर क्या करती है, चलती है ना। इसका जो स्टेटर और रोटर का जो फील्ड रहता है ये क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड पर वर्क करता है। जैसे कि सिंक्रोनस स्पीड ns बराबर क्या होता है, 120f/p। यहाँ पर ns हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस गति। एफ की हम बात करें तो एफ हमारी क्या होती है, आवृत्ति। पी की अगर हम बात करें तो पी हमारा क्या होता है, ध्रुव, यानी कि हम क्या बोलते हैं, पोल। क्लियर है। चलिए अब हमसे पूछा गया, जब एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में, किसमें, ध्यान से देखिएगा, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में संयोजित किया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रेरण मोटर। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर ही वर्क करती है, सिंक्रोनस गति से कम पर गति नहीं करेगी। जबकि प्रेरण मोटर क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम पर गति करती है। फिर क्या है, पावर फैक्टर कंपेसाटर, यहां गलत लिखा है, ये गलत है, पावर फैक्टर गलत लिखा है, केवल यहाँ पावर फैक्टर होगा। ठीक है। इसके बाद है तुल्यकालिक जनरेटर। तो तुल्यकालिक जनरेटर हम किसे बोलते हैं, अल्टरनेटर को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ क्या है, तुल्यकालिक संधारित्र। क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक संधारित्र। जब एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में नियोजित करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तुल्यकालिक संधारित्र। क्लियर है। तो राइट आंसर जो इसका होगा क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तुल्यकालिक संधारित्र। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट अब हम यहाँ देखेंगे क्या है 40 स्टेट स्लॉट वाली वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। हमें पिच फैक्टर का गणना करना है जिसमें 1 से 8 तक के कॉइल स्पैम वाले कितने 4 पोल हैं। तो चलिए यहां हम देखते हैं, बहुत अच्छे से सम देखिएगा आप सभी। पेपर प्रतीक जी आपका 100 नंबर का होना है, लेकिन आपकी 40 नंबर का जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पूरा हमने बताया है कि जर्नल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स 15 का आएगा आपका। इसके बाद रीजनिंग जो है, रीजनिंग 15 नंबर की आएगी, मैथ आपकी 15 नंबर की आएगी। इसके बाद आपकी जो यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आएगी और 40 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा। मतलब कि जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित 40 नंबर का आएगा। तो आपका पूरा मिला के 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। क्लियर है? 90 मिनट आपको यहाँ दिए जाएंगे और यहाँ पर माइनस मार्किंग जो है 1/4 की यहाँ पर क्या है, माइनस मार्किंग है। क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है प्रतीक जी। जो भी आपको इससे संबंधित डाउट है तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। अभी भी आपको नहीं अगर वीडियो में समझ आए तो आपको एक नंबर यहाँ पर है, आप इस नंबर पर कॉल करके सारे डाउट को पूछ सकते हैं। 7232095095। इसके बाद एक नंबर और है, इस पर अगर कॉल नहीं लगे तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 7414095095। ठीक है प्रतीक जी, आप इन दोनों नंबर पर कॉल करके आपको इससे रिलेट जो भी डाउट है तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए तो यहां हम क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या है 40 स्टेटर स्लॉट वाली वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। तो पिच फैक्टर हम देखते हैं, पिच फैक्टर को हम क्या लिखते हैं, केपी। केपी बराबर हमारा क्या होता है, कोस अल्फा बाय 2। क्या रहता है, कोस अल्फा बाय 2। और हमें क्या दिए जा रहे हैं यहां पर, जिसमें 1 से 8 तक के कॉइल स्पैम वाले कितने 4 पोल है। तो कॉइल स्पैम का हम फॉर्मूला लिखेंगे। कॉइल स्पैम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्लॉट बटे पोल। तो कॉइल स्पैम हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो स्लॉट 40 है और पोल हमारे कितने हैं, तो कॉइल स्पैम हमने देखा कितने आ जाएंगे, 10। अब हमने यहाँ देखा 1 से 10 तक कॉइल स्पैम वाले 4 पोल है, यानी कि जो ओपन बाइंडिंग है हमारी वो कितनी है, कितनी आएगी, 7। क्लियर है? 8 माइनस 1 हम कर देंगे तो कितनी आएगी यहाँ पर, 7। इसके बाद बंद वाइंडिंग की बात करते हैं तो हमारा कॉइल स्पैम जितना है 10 है, उसमें से हम क्या कर देते हैं, 7 को माइनस कर देते हैं। तो हमारा कितना आता है, 10 में से 7 जाता है तो 3 आता है। क्लियर है? चलिए विशु जी, बहुत अच्छी बात है, जब जागो तब सवेरा। चलिए इतना क्लियर है। अब बात आती है यहां जब हम अल्फा का मान फाइंड करेंगे तो अल्फा का मान हम कैसे फाइंड करते हैं, फुल पिच पर अल्फा का मान 180 और यहाँ पर कितनी पिच है, 3। यहाँ पर बंद स्लॉट है। इसके बाद 10 हमारा क्या है, कॉइल स्पैम है। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, आ जाएगा इतना। चलिए चलिए क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, केपी। तो केपी बराबर हमारा क्या होता है, कोस अल्फा अपॉन 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोस अल्फा कितना मान है यहाँ पर
54/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? cos 54 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए? cos 54 की जगह क्या होगा? 27 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो cos 27 का मान आता है 0.89। तो 0.89 ये हमारा बिल्कुल सही मान हो जाएगा। प्रतीक जी देखिएगा, आपसे बोला है कोई भी आपको इस वैकेंसी से रिलेट कोई भी आपको समस्या हो, आप नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हम पूरा बता चुके हैं कितनी माइनस मार्किंग है, कितनी कट ऑफ है, कितनी यहाँ पर आपके नंबर आने हैं, किस जॉब के लिए क्या है। तो प्लीज आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लियर है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा 0.89 मान निकला। इसके बाद ये है राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख ऐसा है अक्षर प्रतीकों और संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीकों के बारे में जानकारी शामिल करता है। तो बताइए धारा 2, धारा 1, धारा 4 या धारा 3। तो बताइए क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख अक्षर प्रतीकों और संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाला संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीक के बारे में जानकारी शामिल करता है? तो कौन सा है यहाँ पर? धारा 3। कौन सा है? धारा 3। आशीष जी थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा धारा 3 में। राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग 1 में कौन से इसमें अक्षर प्रतीकों और संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले संकेत के लिए ग्राफिकल प्रतीक के बारे में जानकारी किसमें है? धारा 3 में। क्लियर है? बहुत अच्छे प्रतीक जी। दिनेश कुमार जी बी गलत है थोड़ी सा, प्रतीक जी डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन वर्कशॉप की सफाई और रखरखाव के 5S दृष्टिकोण में यहाँ पर सिटस्योर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बताइएगा। जैसे कि ये है हमारी व्यवस्थित व्यवस्था, चमक सफाई, सेल्फ अनुशासन या छटनी। तो बताइएगा इनमें से कौन से हैं कि जो यहाँ पर सफाई और रखरखाव के 5S दृष्टिकोण में सिटस्योर का अच्छे से वर्णन करते हैं? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए तो जैसे आपका यहाँ पर क्या है? व्यवस्थित व्यवस्था। क्या है? व्यवस्थित व्यवस्था। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप सभी। व्यवस्थित व्यवस्था है तो इसको हम क्या लिखते हैं? SEITION। क्या लिखते हैं? SEITON। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सभी। बताइएगा जल्दी से। चलिए अब यहाँ पर चमक सफाई का मतलब क्या होगा? तो बताइए चमक सफाई को हम कैसे यहाँ पर डिनोट करते हैं? जब चमक सफाई की बात आती है तो चमक सफाई को SEISO। और जब छटनी की बात आती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5S। दिनेश कुमार जी आपका बिल्कुल गलत है। चलिए अब अगर यहाँ पर छटनी की बात आती है तो छटनी को हम क्या लिखते हैं? SEIRICD। क्लियर है? तो अब जब सेल्फ अनुशासन की बात आती है तो हम इसको क्या लिखते हैं? शिटस्योर। क्या लिखते हैं? शिटस्योर। क्लियर है? व्यवस्थित व्यवस्था का मतलब क्या? SEITON। चमक सफाई SEISO। सेल्फ अनुशासन का मतलब सिटस्योर और छटनी का मतलब क्या होता है? सीरी। क्लियर है? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी। क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। बहुत अच्छे प्रतीक जी, विशु जी, बहुत अच्छा आंसर दिया है आप दोनों ने। बिल्कुल सही है। सेल्फ अनुशासन का मतलब क्या होता है? शिटस्योर। नेक्स्ट हम चलते हैं किस प्रकार की इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ एक वाइंडिंग रोटर होता है जो या तो एक स्टार्ट होगा या तो डेल्टा में जुड़ा होगा? तो बताइएगा क्लास ए मोटर, क्लास बी, क्लास सी मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है
कि किस प्रकार की इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ एक वाइंडिंग रोटर होता है, जो या तो एक स्टार होगा या तो एक डेल्टा में जुड़ा होगा। तो बताइए, क्लास ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर होगा इसमें? प्रतीक जी, दिनेश जी, विशु जी, आशीष जी, बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। किस प्रकार की इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ एक वाइंडिंग रोटर होता है, जो या तो एक स्टार होगा या तो एक डेल्टा में जुड़ा होगा? तो कौन सा होगा यहाँ पर? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कौन सा होगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्लियर है? नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 21 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है जब इससे 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो? देखिए कितना सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन है। आपको दिया गया है यहाँ पर R बराबर कितना है? 21 ओम। यही है 21 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर, यानी कि R बराबर हमारा क्या है? 21 ओम। मतलब कि यहाँ पर फिर पूछा गया है कि वोल्टेज का मान क्या होगा जब इसमें कितनी 7 एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर दिया जाएगा। तो ओम का नियम हमारा क्या कहता है? भी बराबर आई आर। क्या कहता है? भी बराबर आई आर। तो भी बराबर क्या होगा? यहाँ पर आई है 7 और आर है हमारा 21। तो भी बराबर यहाँ क्या होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 147 वोल्ट इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? मतलब कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। हमको यहाँ पर क्या, आर यानी कि प्रतिरोध का मान 21 और हमको वोल्टेज फाउंड करना है, निकालना है। इसके बाद धारा हमने देखी, धारा कितनी दी जा रही है? 7 एम्पियर की। तो भी बराबर आई आर। तो आई हमारा 7, आर हमारा क्या है? 21। तो हम क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 147 वोल्ट। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत अच्छे प्रतीक जी, बहुत अच्छे। 147 वोल्ट इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी मोटर के आर्मेचर कोर में लैमिनेशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जब भी आप कहीं भी लैमिनेशन देखें तो बिना सोचे ही समझे आप क्या कर दें, यहाँ पर एडी करंट लॉस पे आप टिक कर दें। जहां भी आपको पूरा क्वेश्चन ही नहीं देखना है, जहां भी लैमिनेशन की बात आती है तो क्या होता है? एडी करंट लॉस होगा। क्यों होगा आप ये भी बताते हैं। चलिए, एडी करंट लॉस की अगर हम बात करें तो हम इसको हम डब्ल्यू से लिख सकते हैं। आपने कहा मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एफ स्क्वायर और हमारा क्या होता है? टी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर बताइएगा, बी हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र घनत्व। एफ हमारा क्या है? आवृत्ति। और टी हमारी क्या होती है? जो हमारी प्लेट होती है उनकी मोटाई। क्या होती है? प्लेटों की मोटाई। तो जब प्लेटों की बात आती है तो यहाँ आप देख सकते हैं डीसी मोटर के आर्मेचर कोर में लैमिनेट करना है ना, लैमिनेशन करना। तो लैमिनेशन करना, अगर यहाँ पर हम मोटाई को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। तो मोटाई को बढ़ाने पर क्या होगा? उसका भी स्क्वायर। जैसे हमने दुगना किया तो दुगने से हमको क्या मिलेगा? 4 गुना एडी करंट लॉस, है ना। तो इसी वजह से हमको क्या करना पड़ता है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमको प्लेटों का या आर्मेचर कोर को क्या करना पड़ता है? लैमिनेट यानी कि लैमिनेशन करना होता है। क्लियर है सभी को? जिसको भी क्लियर नहीं है तो आप यहाँ बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात आती है हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस को बताइएगा हम कैसे यहाँ लिखते हैं? WH से। क्लियर है? इसको हम लिखते हैं ईटा BM की पावर 1.6 F और V। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला। क्लियर है?
यहाँ एडी करंट लॉस का BM का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर और WH यानी कि H डिनोट करता है हिस्टैरिसीस लॉस को और E डिनोट करता है किसे, एडी करंट लॉस को। तो WH बराबर ईटा BM की पावर 1.6 FP। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब आप सभी जानते ही होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट कहते हैं। ट्यूबलाइट में क्या रहती है, आर्गन गैस इसमें भरी रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें, अब बताइए फ्लोरोसेंट ट्यूब में जब गैस भरी होती है तो किसके कारण यहाँ पर फ्लोरोसेंट ट्यूब में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किस प्रभाव के द्वारा फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि ट्यूबलाइट में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है विशेष किरण प्रभाव, तो बिल्कुल भी नहीं, विशेष किरण प्रभाव से बिल्कुल नहीं होगी। रासायनिक प्रभाव, कोई हम लिक्विड यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं, रासायनिक प्रभाव भी नहीं, चुंबकीय प्रभाव भी नहीं। यहाँ पर तो अब हमारा क्या है, जब यहाँ पर गैस भरी होती है तो कौन सा होगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। क्लियर है। ट्यूबलाइट की जब बात आती है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं लॉज के लिए फेज वायर की किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है। फिर से देखिएगा क्वेश्चन, लॉज के लिए फेज वायर की किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरे का निर्माण किया गया हो। फर्स्ट है स्विच और सीलिंग ऊपर से बाहर लूपिंग, स्विच से लूपिंग आउट, 3 प्लेट छत ऊपर से लूपिंग आउट, और नेक्स्ट है जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट। तो बताइएगा इसमें से जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, बी होगा प्रतीक जी। देखिएगा अच्छे से, इसका क्या आंसर होगा कि लॉज के लिए फेज वायर की किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है। तो क्या होगा, जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट। क्लियर है। चलिए इसमें है डीसी और एसी जनरेटर किस एक महत्वपूर्ण मामले में समान होते हैं। यहाँ पर जनरेटर का पूछा गया है, तो इसमें है दोनों एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न। तो क्या करते हैं, दोनों एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न, तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों कम नुकसान उत्पन्न करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों वैकल्पिक बिजली उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो लास्ट हमारा जो सही है, दोनों आर्मेचर कंडक्टर में वैकल्पिक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, वैकल्पिक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। आंसर जंक्शन वाइंडिंग हम करते हैं, यहाँ पर जंक्शन बॉक्स के साथ हम लूपिंग आउट करते हैं। ठीक है प्रतीक जी। नेक्स्ट आपका ये है कि डीसी और एसी जनरेटर किस एक महत्वपूर्ण मामले में समान है। तो किसमें, दोनों आर्मेचर कंडक्टरों में वैकल्पिक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो बताइए बिजली के उपकरणों में जब आग लग जाती है तो इसमें बुझाने का जो तरीका है, सही तरीका हमारा क्या होगा। वाष्पशील तरल पदार्थों का उपयोग, बिल्कुल भी नहीं होगा। पानी का उपयोग, बिल्कुल भी नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का बताइए, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या, फोम का उपयोग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का बल प्रेरित होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन, तो हमने पढ़ा ही है फैराडे लॉ क्या कहता है, जब भी फ्लक्स में परिवर्तन यानी कि डी फाई अपॉन डी टी होता है तो एक क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसके नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार। यही आपसे अगर कहा जाए कि फ्लक्स जो उत्पन्न होता है उसी का ही विरोध करता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, लेंज का
नियम। क्लियर है? तो यहां आपसे पूछा गया है कि जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का बल प्रेरित होगा। तो कौन सा बल प्रेरित होगा? विद्युत वाहक बल। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी क्या होगा? विद्युत प्रभावन बल यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपके सामने आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम कल से हम करेंगे इसी टाइम पर, हम यहाँ मिलेंगे आपको। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से बता दें, ये ऐप है प्ले स्टोर पर, जब आप सर्च करेंगे जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस, आप सभी को ये लोगो देखने को मिलेगा। इस लोगो को आप सभी को डाउनलोड करना है। आप इस ऐप पर आप सभी को सारी क्लासेस प्लस आपको यहाँ पर सॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी आपको इस ऐप पर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।